मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बिहार के आरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मुझे पहली बार किसी मर्द का प्यार मिलने वाला था। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे कोई भाव नहीं दिया, बल्कि मेरी खूबसूरती की तारीफ तो हमेशा मिला मुझे। मैं अपने कॉलेज के लड़कों की पहली पसंद हुआ करती थी। मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की के बारे में सोचता तो मैं थी, लेकिन मैं किसी लड़के के बारे में नहीं सोचती। हमेशा से मैं अरेंज मैरिज में विश्वास रखती थी। मेरा मानना था कि जो लड़का मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ढूंढेंगे वो मेरे द्वारा पसंद किए गए लड़के से बेहतर होगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाता है तो वो लड़के का घर द्वार, खानदान और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लड़का क्या करता है, सक्सेस है कि नहीं, मेरी बेटी की हर डिमांड पूरी कर पाएगा कि नहीं। जिस तरीके से मैं 20 साल तक अपनी बेटी की हर ख्वाहिशें पूरी करते आ रहा हूँ, क्या वो मेरी बेटी की 50 साल तक ख्याल रख पाएगा। एक बाप अपनी बेटी के लिए यही सवाल लेकर लड़का देखने जाता है कि मैंने तो अपनी बेटी की बचपन लाड प्यार दुलार से पाला, क्या वो मेरी बेटी की जवानी और बुढ़ापा संवार पाएगा। ऐसे 100 सवाल होते हैं पापा लोगों के मन में, और हम लोगों को तो सीरत देखने का ख्याल ही नहीं आता है। सिर्फ सूरत देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं। लड़का बेचारा हाथ में लाल गुलाब लेके घुटने के बल बैठकर आई लव यू क्या बोल दिया, मानो पूरी दुनिया में उसके जितना प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ में बाकी लोगों का भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। मैं पढ़ी लिखी तो अच्छी खासी थी, लेकिन मेरा सोच अभी भी पुराने ज़माने जैसा था कि नहीं यार, मैं तो अरेंज मैरिज ही करूँगी। मेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैं अब भी वर्जिन थी। सब मुझे बोल रहे थे कि ऐसी खूबसूरती का अचार डालोगी क्या, एक ही तो ज़िंदगी है, हंसी खुशी से जिया करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बॉयफ्रेंड कौन सा खुशी दे देगा। वो लोग तो और ही ज़्यादा दुख देते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। मेरी फ्रेंड रिया का बॉयफ्रेंड रिया को धोखा दे रहा था और उसे पता ही नहीं चल रहा था, और जब पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने हाथों का नस काट ली। क्या ये प्यार है? सोचो न ज़रा, सोचो। जो लड़का मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाए, क्या पता उसे मुझ जैसी कितनी लड़कियां दिखी होंगी। उसे तो हर लड़कियों पर प्यार आया होगा ना, सब पे ट्राई किया होगा। कुछ पट गई होंगी और कुछ नहीं। ऐसे में वो कितनी लड़कियों के संपर्क में आ रहा होगा। मुझे बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा का प्यार ही काफ़ी है। और जब शादी करके आऊँगी, अपने पिया की दुल्हन बन के जाऊँगी, तो जो प्यार वो मुझे देंगे उसका बात ही कुछ अलग है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं रौनक की दुल्हन बनी। ससुराल जाते ही सारे रस्म रिवाजों को निभाया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अरेंज मैरिज की बात ही अलग है। उसके बाद मेरी सास मुझे एक कमरे में लेके गई जहां रौनक के पूर्वजों की फ़ोटो थी। मैं सबके आगे हाथ जोड़ी और अपने वैवाहिक जीवन की सलामती का आशीर्वाद मांगकर फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा, तुम थक गई होगी, थोड़ी आराम कर लो, फिर तो रात में थकना ही है। उनके जाने के बाद मैं सो गई। मुझे गहरी नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी और मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा मैंने कोई सपना देखा है शायद, या फिर सच में ऐसा ही है। मैंने देखा था कि कोई लड़की जिसका नाम टीना है वो मेरे पति रौनक से लड़ाई कर रही है और कह रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे रहते हुए ही तुमने दूसरी शादी क्यों की, और सारे फसाद की जड़ ये बुढ़िया है। मैं तो इसी का गला घोंट दूंगी। लेकिन कभी लगता कि ये सच है, क्योंकि बाहर इतना शोर मचा हुआ था कि कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा था। और कुछ ही देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। मैं बाहर जाकर देखने ही वाली थी कि इतने में मेरी नंद आ गई और बोली, अरे भाभी, आप जग गई। मैंने कहा, इतने शोरगुल में नींद भी कैसे आएगी। नहीं भाभी, शोरगुल कहाँ हो रहा है, बिल्कुल भी शांत है। शायद आपने कोई सपना देखा होगा। मुझे भी अब तसल्ली हो गई कि मैंने कोई सपना ही देखा है। फिर शाम हो गई। सब लोग रिसेप्शन की तैयारी में लग गए।
मेरी सासू माँ मेरे लिए बहुत भारी सा जोड़ा लेकर आई और बोली, बहू आज शाम यही जोड़ा तुम पहनोगी। सारे अगल बगल के लोग आ रहे हैं पार्टी में और लगना भी तो चाहिए कि तुम ठाकुर खानदान की एकलौती बहू हो। जल्दी तैयार हो लो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं कुछ लड़कियों को भी भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियाँ मुझसे पूछकर मेरे रूम में आई और मुझे जेवरात और कपड़े पहनाने लगी। बाप रे, इतने सारे गहने और इतना भारी जोड़ा पहनकर मेरा तो कमर ही न टूट जाए। इतना सब कुछ पहनने के बावजूद 5 किलो मुंह पे मेकअप ले के मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब मैं बाहर आई तो सबकी नज़रें मुझ पर ही टिक गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे कि मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर की बहू तो बहुत खूबसूरत है, मानो मुखड़े से चांद छलकता हो। मेरी सासू माँ बोली, आखिर बहू किसकी है। हम सब लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे पति रौनक कहीं खोए हुए थे। वो जरा सा भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। आए हुए रिश्तेदार भी बोलते रहे, बेटा रौनक इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और तुम गुमसुम लगाए बैठे हो, तुम भी कुछ बोलो। इनकी बहनें बोली, भैया तो मन ही मन रात की तैयारी में लगे हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी को इम्प्रेस कैसे किया जाए। कोई नहीं भैया, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कर लो तैयारी। इस बात पर वो थोड़े से मुस्कुराए और फिर से वैसा ही मुंह बना लिए। रिसेप्शन ख़त्म होते ही रौनक मेरी तरफ थोड़ी सी देखे और अपने कमरे में चले गए। मेरी नंद लोग इस बात पर फिर से मजाक उड़ा दिए कि भैया इशारा कर दिए, भाभी जल्दी आ जाइए उनके कमरे में। थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ बोली, बेटा अब तुम अपने कमरे में जाओ, रौनक इंतजार कर रहा होगा। और मुझे दूध का गिलास देकर रौनक के रूम के तरफ जाने को इशारा की। मेरे दिमाग में अभी से ही सब कुछ चलना शुरू कर दिया था। दोस्तों से की गई बातचीत और देखे गए कई फ़ोन वीडियोज़ के मुताबिक मैं रूम में दूध का गिलास लेकर जाती हूँ और अपने पति को दे देती हूँ। पति देव दूध का गिलास रख देते हैं और हमें ही पकड़कर अपने करीब बैठाते हैं और मेरे कान में धीरे से बोलते हैं कि मुझे गिलास का दूध नहीं पीना है, मुझे तुम्हारे होठों का जाम पीना है। और इतना कहते ही रोमांस शुरू कर देते हैं और चुम्बनों का बौछार कर देते हैं। इतना सोचते हुए ही रूम के दरवाजे तक पहुँच जाती हूँ और मेरे जी में तो समझो जान ही नहीं थी। एक अजीब सी शर्म फील हो रही थी। और अब मैं रूम में प्रवेश करती हूँ और जब दरवाज़ा खोलती हूँ तो मेरा होश ही उड़ जाता है। वहाँ मैं ये देखती हूँ कि मैंने जैसा सोचा था उसके ठीक उल्टा हुआ था। अब मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पति मेरे आने से पहले ही सो चुके थे। मैं अब आधे घंटे तक यही सोचती रही कि मैं क्या करूं, जगाऊं या नहीं। फिर सोची कि नहीं जगाती हूं, और सोने वाली बात को इतना सीरियस भी क्या लेना है। जाहिर सी बात है, शादी में हर किसी को थकान हो जाती है, इनको भी हो गया होगा, इसलिए सो गए हैं। और फिर मैं भी सो गई। सुबह हुआ तो मैं पहले ही जग गई, क्योंकि कुछ रस्में बाकी थे जो कि पूरा करना था। मुझे अब तक भी यही लगता था कि मेरे पति सुबह जगने के बाद मुझसे सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि रात को मुझे जगाई क्यों नहीं, कब मुझे नींद लग गई पता भी नहीं चला। और मैं उनसे मुस्कुराते हुए बोलूँगी कि आप थके हुए थे इसलिए नहीं जगाई। इतना सुनते ही बोलेंगे कि चलो तो चलो, अब कर लेते हैं जो कल रात को नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ तो मजरा ही कुछ और था। वो जगने के बाद स्नान किए, नाश्ता किए और मुझे बिना बताए ऑफिस चले गए। अब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। इतने में ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मन किया कि उनको सब कुछ सच बता दूं, लेकिन नहीं बताई, ये सोचकर कि वो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। ये सब सुनकर जाहिर सी बात है, हर लड़की का अभिमान मायके में उसके माँ बाप होते हैं और ससुराल में पति, वहीं उसका सब कुछ होता है। वो उनसे प्यार का उम्मीद करती है, इज्जत का, उसका हर शौक सपना पूरा करने का, शारीरिक सुख और सुकून देने का, और ना जाने क्या क्या। इस बात को मैं अपने सासू माँ को बताई कि माँ जी, रौनक इतना मेरे से दूर दूर क्यों रह रहे हैं, ना मुझसे कुछ बात कर रहे हैं और ना ही कुछ और। तो वो बोली कि देखो ये बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा शर्मिला है, वो लड़कियों से कभी भी बात तक नहीं किया है और उसके कॉलेज में लड़कियां भी नहीं थी। वो बचपन से ही बॉयज़ स्कूल
कॉलेजों में पढ़ा है, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ और मैं अपने रूम में चली गई। लेकिन सासू माँ के कहे से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। शाम हुई, अभी तक पति घर नहीं आए और नहीं कॉल किए। मैंने उन्हें कॉल भी किया तो रिसीव नहीं किए। अब मेरे मन में उनके लिए प्यार से नफरत में कन्वर्ट होने लगा कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी, या फिर कोई और है उनकी लाइफ में जो मेरे साथ ऐसा करने लगे। तरह तरह के ख्याल आने लगा मेरे मन में। रात को 11:30 हो रहे थे। वो घर आए। मैं दौड़ी उनके पास गई और उनका बैग ली, रूम में लेकर गई और एसी चालू की। अभी भी मुझे उनसे कुछ उम्मीदें थी। फिर वो फ्रेश होने चले गए। मैं उनके लिए पानी लाई और थोड़ी देर बाद खाना लाई। वो खाने लगे। इतने देर में मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछे, कुछ यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं। वो खाए पिए और सो गए। अब तो मेरा भूख भी ख़त्म हो गया था। क्यों? मुझे लगा कि हो सकता है मुझे वो अपने साथ खाने के लिए बोलेंगे, इसलिए मैं खाना भी नहीं खाई थी, क्योंकि अभी नई नवेली दुल्हन पति से पहले कैसे खा लूँगी। अगर वो फिर से अपने साथ खिलाने लगे तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने खाना खा लिया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे ही सो गई। यूं ही दिन गुजरता गया और कुछ दिन हो गए तो मैंने सोचा कि चलो आज पूछ ही लेती हूँ कि आखिर क्या कमी है मुझ में जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने जो बताया उससे मेरा होश ही उड़ गया। वो बोले कि वो अपने परिवार के लिए शादी किए हैं, क्योंकि उनमें कुछ शादी करने के लायक ही नहीं है। उन्होंने बताया कि वो एक नपुंसक है और उनके परिवार वाले ये राज ही रखा है। ये बात किसी को नहीं पता है कि वो एक मर्द नहीं है। और गांव समाज में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए उनके परिवार वालों ने उनकी शादी कर दी। उनका किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अब मेरे आंखों में आंसू मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो। लेकिन पति के एक बात कहे से मेरा दिल भी टूट गया। पहले तो उम्मीद और अरमान भी टूटे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें सेक्स करनी है तो तुम किसी के साथ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और अगर तुम्हें बच्चा होए तो मैं उसे अपना नाम दे दूंगा, लेकिन मुझे तलाक मत देना, नहीं तो समाज में मेरा और मेरे परिवार वालों की नाक कट जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं ऐसे परिवार वालों और ऐसे पति के लिए अपने अरमानों का गला घोंट दूं? मुझे जो चाहिए था अपने पति से वो मैं त्याग दूं? क्या मुझे इस जन्म में अपने पति का प्यार नहीं मिलेगा जो मुझे अपने पति से ही चाहिए था? प्यार, इज्जत, शारीरिक सुख, वो सब नहीं मिलना चाहिए मुझे? भगवान एक ही तो ज़िंदगी दिए है और वो भी मैं ऐसे ही काट लूँ? बात सिर्फ शारीरिक सुख का नहीं है, बात तो वो सबकी है जिसकी एक पत्नी हकदार होती है। अगर मुझे सिर्फ शारीरिक सुख ही चाहिए था तो मुझे भी कभी कमी नहीं रही है। बस मुझे अपने पति का ही होना है, यही भूत सवार था मुझ पर। और आज मैं इनके कहने से दूसरों के साथ संबंध बना लूं। आज मैं पहली बार इतनी बड़ी दुविधा में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे इस बारे में अपने मम्मी पापा और अपने मायके के लोगों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही कर दिए। और मेरी सास जो इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है, वही तो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी नागिन निकली, जो मेरी ज़िंदगी अपनी मीठी बोली से डस के बर्बाद कर दी। क्या उसे नहीं पता कि उसका बेटा नामर्द है, फिर भी अपनी शान शौकत के लिए मुझे बर्बाद कर दी। मेरी हाय लगेगी उस बुढ़िया पर। मेरा तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि इस घर में मेरा अब रहना मुश्किल हो गया था। मैं अपने पापा को बुला के अपने गांव चली गई। वहाँ मैं सुकून की सांस ली। मेरे सभी भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। मेरी सास का बुलावा आ गया। मैं मना भी करती तो कैसे करती। मुझे रौनक की सच्चाई बताने में शर्म आ रही थी। मैं अपने ससुराल चली गई और जाते वक्त मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने सास ससुर से ये सवाल ज़रूर करूँगी कि जब ये बात आपको पता थी कि रौनक नामर्द है तो मेरी शादी क्यों कराई, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है आप लोगों ने। फिर क्या था, मैं जाते ही अपनी सासू माँ से पूछ डाला तो उन्होंने ऐसी बात बताई
कि मेरे तो होश ही उड़ गए। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं पूरा दिन ये सोचती रही कि आखिर मेरे ही पति मेरे साथ ऐसा क्यों किए। वो मुझसे झूठ क्यों बोले कि वो एक नपुंसक है, जबकि मेरी सासू माँ इस बात से इनकार कर दी कि वो एक नपुंसक है। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक मर्द है, उसकी मर्दांगी में कोई कमी नहीं है। तुमसे झूठ बोला है वो। अब सवाल ये भी था, आखिर क्यों रौनक मेरे से इतना बड़ा झूठ बोले। मेरी सासू माँ इस बात पे थोड़ी हिचकिचा गई। ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर आराम के बाद जब रात हुई, रौनक घर आ भी गए, तो मैंने सोचा कि मैं रौनक से पूछ ही डालूं कि वो मेरे से इतना बड़ा झूठ क्यों बोले। लेकिन मैं कुछ सोच कर चुप थी। अब मेरा और रौनक का कमरा भी अलग हो चुका था। ऐसे में मैं पता करूँ तो भी कैसे करूँ कि इन दोनों माँ बेटों में से किसकी बात सच है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि चाहे किसी का भी बात सच हो, लेकिन दोनों में से किसी ने मुझे पूरा सच नहीं बताया है। बात तो कुछ और भी है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिन इसी फिराक में गुजरता रहा कि कब कैसे मौका पाके रौनक की सच्चाई जान सकूं। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरे पति बड़ी जल्दबाजी में थे। उनको किसी का कॉल बार बार आ रहा था। वो बोलते कि बस 5 मिनट, और फ़ोन सोफे पर छोड़कर चले गए। अभी तो वो बाहर ही गए होंगे कि उनको फिर से कॉल आया, लेकिन रौनक तो फ़ोन ही छोड़ चले गए थे। तब मैंने सोचा कि दौड़ती हुई जाकर फ़ोन दे आती हूँ। कॉल बार बार आ रहा था, और क्योंकि हमारा घर भी बहुत बड़ा था, किसी हवेली से कम नहीं था, तो जाने में देर हो रही थी। दौड़ती हुई जा रही थी। तब तक मैंने सोचा कॉल रिसीव करके बोल देती हूँ। कॉल उठाते ही मेरे कदम अचानक से रुक गए। मेरा दिल पर धक से लगा और मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। इतने में रौनक को शायद फ़ोन वाली बात याद आ गई होगी। वो दौड़ता हुआ फ़ोन लेने आया और मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। रौनक की चेहरे की रौनक ही चली गई थी। एक पल के लिए उसने फटाक से अपना फ़ोन उठाया और पूछा कि तुमने कोई कॉल तो नहीं उठाई है। मैंने ना में सिर हिला दिया और मैं अपना थरथराते हुए शरीर लेकर लड़खड़ाते हुए पैरों से चलकर अपने कमरे में जा गिरी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बहुत रोई। शायद पहली बार मैं इतना रोई थी, क्योंकि मुझे मेरे पति से ये उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा झूठ, और वो भी एक लड़की के लिए खुद को नामर्द ही बना दिए। वाह, क्या ज़माना है। अपने स्वार्थ के लिए लोग एक भोली भाली मासूम लड़की की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं जैसे कोई खिलौना हो। दरअसल उस फ़ोन से एक लड़की की आवाज़ आई और बोली कि जानो, अब आ भी जाओ। और कितनी देर लगाओगे? मैं बाहर कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, और वैसे भी ये पहली बार थोड़ी है। ऐसे न जाने कितनी बार हम इंटीमेट हुए हैं। माना कि आज थोड़े अलग अंदाज में रोमांस करने वाले हैं, लेकिन इसका क्या मतलब? तुम इतनी देर लगाओगे, या फिर उस बेवकूफ़ लड़की सोनिया को फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकली और अपनी सासू माँ को सब कुछ बताई, और उनसे एक ही सवाल बार बार किए जा रही थी कि आपको जब सब कुछ पता ही था तो मुझे क्यों छला। वो मेरी बातों से शर्मिंदा होकर वो अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर सिर नीचे करके खड़ी हो गई। उनके भी आंखों में आंसू थे और बोलने लगी कि बेटा, मुझे पता था कि मेरा बेटा का एक लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी क्लोज है उससे, कि उसके साथ आज भी फिजिकल होता है और पहले भी हो चुका है। मुझे तो बस प्यार का पता था। मैं इस बात पर बोल पड़ी कि प्यार क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए किया जाता है? ये सब हवस के पुजारी होते हैं। प्यार के नाम पर हवस। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? मुझे हमेशा से अरेंज मैरिज में विश्वास था। अरेंज मैरिज में मुझे पवित्रता दिखाई देती थी। मेरा मानना था कि शादी से पहले ये सब करने की चीज़ नहीं है। शारीरिक संबंध तो शादी के बाद ही होना चाहिए, और सिर्फ उसी से होना चाहिए जिससे शादी हो चुकी हो। गैर मर्दों के साथ सोना कोई बड़ा सुकून नहीं देता है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मेरी सास मुझे गोद में भरकर रोने लगी। अब मैं भला अपनी सासू माँ को क्या ही दोष दूँ। मैं समझ चुकी थी कि ये भी मजबूर है, और उनका कहना भी था कि उन्हें एक संस्कारी बहू चाहिए थी जो उनके ठाकुर खानदान की मान मर्यादा बनाए रखे और उनके बेटे को एक
मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो उसके साथ परफेक्ट हो। सासू माँ ने तो अपने पसंद की बहू लाई, मगर बेटे की पसंद का ख्याल नहीं आया। मुझे तो दोनों में से किसी की गलती नहीं लगी, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें बांध लेती है और तरह तरह के अरमान होते हैं, सपने होते हैं माँओं की। और वो हो भी क्यों ना, आखिर 9 महीने अपने कोख में रहकर पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया कि माँ पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के हिसाब से चलती है। जब से बेटा पेट में पड़ गया उसी समय से क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे सोना चाहिए जिससे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। और जन्म देने के बाद की तो बात ही अलग है। बच्चे को खाने में क्या पसंद है, उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़, और माँ के एक पसंद की बात आई तो बेटे ने अपनी मनमानी कर ली। और इधर रौनक को देखो तो वो भी गलत नहीं था, क्योंकि उसे हक है अपने पसंद की लड़की के साथ जीने का। गलती तो मेरे किस्मत की है, दोस्त तो मेरे कर्म की है, जो मुझे ही किसी का सच्चा या झूठा प्यार भी पाने के लायक नहीं बनाया। बस पति के एक बात से मुझे वो घर छोड़ना पड़ा जो उसने नपुंसक वाली बात कही थी। और तुम्हें सेक्स ही न करना है तो तुम किसी के भी साथ कर सकती हो, और उससे जो बच्चा होगा मैं उसे अपना नाम दे दूंगा। ये बात मुझे चुभ गई थी और मैंने अपना ससुराल का त्याग कर दिया। तलाक ले ली हमने रौनक से। हमें किसी के शान शौकत के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद अब और नहीं करनी है। अब जाके मैं उस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो गई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आज भी बार बार उठता है कि अरेंज मैरिज को लेकर मेरी सोच गलत साबित हुई या मेरी किस्मत। मुझे भी किसी के साथ लव मैरिज ही कर लेना चाहिए था, या फिर किसी के साथ प्यार के नाम पर पहले ही इंटीमेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज भी मैं वर्जिन हूँ। और अब मुझे शायद ही किसी लड़के पर विश्वास होगा जो मैं उससे शादी करूँगी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, मुझको क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और थोड़ी सपोर्ट करें हमें भी प्लीज़ फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मेरे खुद के जीवन पर आधारित है। मैंने ये कहानी खुद से लिखा हुआ है। अगर मेरे ये संघर्ष भरी कहानी से आपको कुछ सीख मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।